गणतंत्र दिवस पर किसानों का परेड, जिसको लेकर महीनों से चर्चा और तैयारी चल रही थी, पहले इसे लेकर परमिशन की मांग की गई और जब दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण परेड की परमिशन दे दी तो कल दिन भर जिस तरह से उपद्रव मचाया गया, उस लिहाज से यह दिन हमेशा के लिए अमर हो गया। इस दिन को अमरता भी उसी लिहाज का मिला कि इसके विषय में आगे पढ़कर हमें शर्म आती है। और कोई भी आंदोलन कैसे होना चाहिए, उसका अपना एक तरीका होता है। हम लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में वीडियो भी बनाते रहे हैं और लगातार अपील भी करते रहे हैं, लेकिन कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। हमें नहीं लगता कि कोई भी आंदोलन हिंसा करने मात्र से सफल हो सकती है। आज से पहले भी इतिहास में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो सिर्फ एक चौरी चौरा कांड की वजह से उन्होंने अपने पूरे के पूरे आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बावजूद महात्मा गांधी के आंदोलन में कितनी ताकत थी, इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग शायद इस इरादे से ही किसी भी आंदोलन में भाग लेते हैं ताकि उसकी शांति को भंग किया जा सके। और लाल किला पर जिस तरह से तमाम संगठन ने अपना झंडा फहराया, उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि किसी भी लिहाज से इसे सही ठहराया जाना चाहिए। ट्रैक्टर पर बैठकर जिस तरह से आंदोलन में हुड़दंग मचाया गया, वो भी किसी तरह से सभ्यता की निशानी नहीं है। इस आंदोलन में भाग लेने के लिए किसानों ने सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और दिल्ली की सीमा में दाखिल हो गए। करनाल बाईपास पर एक अस्थायी दीवार को खड़ा किया गया था ताकि किसी भी किसान को दिल्ली की सीमा में घुसने से रोका जा सके। यह सब कुछ सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच में हो रहा था। 8:30 बजे के बाद किसानों के एक जत्थे ने सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड शुरू कर दिया और 8:50 पर खबर आई कि किसानों ने दिल्ली हरियाणा टिकरी बॉर्डर पर पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। 9 बजे के बाद ऐसे ही खबर सिंघू बॉर्डर से भी आई और धीरे धीरे हर जगह हुड़दंग बढ़ती चली गई। 9:30 बजे के आसपास किसान गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस के सुरक्षा घेरा को तोड़कर दिल्ली में प्रवेश कर गए, जिसके बाद धीरे धीरे ट्रैक्टर रैली भी दिल्ली में दाखिल होने लगी और इसी रैली के बीच में यूपी गेट पर किसान आंदोलन के मंच से झंडा भी फहराया गया। और इसके बाद जब धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी तो बल्लभगढ़ पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक को खड़ा कर दिया और किसानों को रोकने के प्रयास में लग गई। 10:30 बजे के आसपास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ट्रैक्टर के साथ किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद जो रूट तय किया गया था उसे छोड़कर किसान अब दूसरे रूट पर भी परेड करने के लिए आगे बढ़ने लगे। इससे पहले 10 बजे के आसपास दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया था। 11 बजे पुलिस ने किसानों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े और इसके बाद स्थिति बिगड़ती गई और दिल्ली के कई इलाकों से पुलिस और किसानों के बीच झड़प की खबरें भी आने लगी। इस झड़प के बीच किसानों की तरफ से पत्थर भी फेंके गए। इसी के साथ किसान ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने लगे बैरिकेड को भी तोड़ दिया। किसान नेता राकेश टिकैत से जब इस हुड़दंग के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि यह हमारी जानकारी में नहीं है। दिल्ली के आईटीओ क्षेत्र में भी किसानों ने जमकर बवाल मचाया। एक तरफ जहां पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी तो दूसरी तरफ किसान की तरफ से भी पत्थर चलाए जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया और जो हंगामा कर रहे थे उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया। किसान भी पूरी तैयारी के साथ आए थे और पुलिस के बैरिकेडिंग को हटाने के लिए बाकायदा क्रेन की व्यवस्था भी की गई थी और इसी हुड़दंग के बीच कई किसान और पुलिस वाले घायल भी हुए और पुलिस के गोली के बीच कुछ किसान की जान भी गई है। और दूसरी तरफ इस सब के बीच किसान लाल किला पर चढ़कर झंडा भी फहरा रहे थे और यह सब कुछ उस देश में हो रहा था जिस देश ने आंदोलन करने का तरीका महात्मा गांधी से सीखा। और कुल मिलाकर बात यह है कि किसानों की मांग जायज है या फिर नहीं, इसका फैसला हिंसा के माध्यम से नहीं हो सकता है। अब दूसरी खबर, कल 26 जनवरी के शुभ अवसर पर 136 लोगों को पद्म पुरस्कार से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, जिसमें 10 व्यक्ति को पद्म भूषण, 7 को पद्म विभूषण और 119 को पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। और बिहार के लिए गर्व की बात यह रही कि बिहार के कुल 5 पर्सनालिटीज को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण और बाकी बचे 4 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें श्रीमती दुलारी देवी और रामचंद्र मांझी को कला के क्षेत्र में, दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में और श्रीमती मृदुला सिन्हा जी को साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार का होता है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आता है। पद्म विभूषण भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पर आता है, पद्म भूषण तीसरे नंबर पर और पद्मश्री देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार शासकीय सेवकों द्वारा प्रदत्त सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए सरकार प्रदान करती है और इसकी सिफारिशें राज्य सरकार, संघ राज्य प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालय या फिर विभाग इत्यादि से प्राप्त की जाती है। सिफारिश मिलने के बाद पुरस्कार की समिति जो होती है वो इस पर विचार करती है और विचार करने के बाद यह पुरस्कार समिति
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के सामने सिफारिश लगाती है और फिर गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर जिन्हें पद्म सम्मान मिलना होता है उनके नाम की घोषणा सरकार करती है और इन सभी के सलाह के बाद 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति ये सम्मान देते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब किसी विशेष व्यक्ति को सम्मान मिलने पर सरकार पर सवाल भी उठे हैं, इसलिए सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए साल 2016 में एक पोर्टल शुरू किया जहां से सरकार सिफारिश को स्वीकार करती है और केवल यही एक माध्यम बचा हुआ है जहां से सरकार सिफारिश को स्वीकार करती है। यह पुरस्कार साल में सिर्फ एक दिन मिलता है और यह दिन होता है 26 जनवरी। आमतौर पर यह पुरस्कार सिर्फ भारत के नागरिक को मिलता है, लेकिन कई बार कुछ खास लोगों को जो भारत के नागरिक नहीं है उन्हें भी यह सम्मान मिला है। जैसे इस बार भी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण समेत 3 और पर्सनालिटीज को पद्म पुरस्कार दिया गया है। अब तीसरी खबर, कल जिस तरह से दिन भर किसान बिल को लेकर दिल्ली में विरोध और हंगामा हुआ, उसी के तर्ज पर बिहार के मुंगेर जिले में 100 से अधिक मुस्लिम समाज के महिलाओं ने तिरंगा मार्च किया। ये तिरंगा यात्रा 100 मीटर का था जिसमें सिर्फ मुस्लिम समाज के महिलाओं ने भाग लिया। ये तिरंगा मार्च किसान के समर्थन में और किसान बिल के विरोध में निकाला गया था। इस मार्च में महिलाएं जय जवान जय किसान और खुश रहे मेरा हिंदुस्तान का नारा लगा रही थी और जितनी भी महिलाओं ने इस मार्च में हिस्सा लिया वो मुस्लिम सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई थी जिनका नेतृत्व इशरत जहां कर रही थी। ये तिरंगा यात्रा जिले के दिलावरपुर क्षेत्र से शुरू हुई और फिर वहीं पर आकर खत्म हुई। इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे महिला इशरत जहां ने बताया कि जिस तरह से किसान की बेटियां दिल्ली में किसानों का समर्थन कर रही हैं, उसी के तर्ज पर एक छोटा सा प्रयास किया गया है ताकि अपने अपने जगह पर रहकर भी किसानों का समर्थन किया जा सके। अब चौथी खबर, बीपीएससी की परीक्षा को उत्तीर्ण करना हजारों युवाओं का सपना होता है, लेकिन बीजेपी के एक विधायक जी हैं जिनका नाम है इंजीनियर अनिल राम, उन्होंने इस परीक्षा को पास किया है। अनिल जी सीतामढ़ी जिले के बथनाहा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने बीपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट इंजीनियर पद की मुख्य परीक्षा को पास किया है। परिणाम आने के बाद विधायक अनिल राम ने मीडिया से बातचीत भी की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ जनता की सेवा है, पैसा कमाना हमारे लक्ष्य में कभी रहा ही नहीं है। और जब उनसे नौकरी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने काफी भरोसा दिखाकर उन्हें टिकट दिया है, इसलिए वो उस भरोसे को बरकरार रखते हुए उसी पद पर बने रहेंगे। अनिल राम ने विधायक का चुनाव जीतने से पहले यह परीक्षा दी थी और अब विधायक बनने के बाद उसका परिणाम आया है जिसमें उन्होंने उत्तीर्ण किया है। अनिल राम विधायक बनने से पहले झारखंड सरकार के निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे और विधायक बनने से पहले निर्माण विभाग के कर्मचारी के तौर पर सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी के कई हिस्सों में काम कर चुके हैं। फिलहाल वे राजनीति में अपने भविष्य को देख रहे हैं और ये अच्छी बात है कि राजनीति में जिस तरीके से पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं उससे राज्य की राजनीति में सकारात्मक बदलाव आएगा। अब अंतिम और पांचवी खबर, कल 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराया और झंडा फहराने के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार सरकार की उपलब्धियां समेत कोरोना जैसे मुद्दे पर अपनी बात रखी। वैक्सीन को लेकर राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि बिहार सरकार ने बिहार के हर नागरिक को निःशुल्क टीका लगाने का निर्णय लिया है और जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है उस लिहाज से राज्य में काफी हद तक इस महामारी को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। आगे इस मौके पर राज्यपाल फागू चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार राज्य के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा है कि सरकार अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर गंभीर है। शराबबंदी और बाल विवाह के विरुद्ध भी अभियान चलाया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। हालांकि राज्यपाल फागू चौहान के इस बयान में कितनी सच्चाई है ये हम और आप बखूबी जानते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।